सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, देन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, देन इससे रिलेटेड आईसीडी, एंड देन यू हैव टू सी यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर और मॉडिफायर अप्लाई हुआ है। सो की टर्म्स हैं जो कि आपको देखना पड़ता है ऑलवेज। अगर लेबर और डिलीवरी से रिलेटेड है, सो ग्लोबल ओबी पैकेज क्या है, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म ओबी? ऑब्स्ट्रेस ऐसा कुछ होता है सर। हाँ, राइट राइट हिंदी राइट राइट राइट। हिंदी में बोलते प्रसूति। हाँ, वही होता प्रसूति रोग विशेषज्ञ। है। हाँ। जैसे हमारे यहाँ भी देखो, होता है ना कि हॉस्पिटल में पेशेंट जा रहा है, सो व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी हुई है, whether that is cesarean or vaginal. So this is very important term. So आपके क्वेश्चन में जब भी आए तो आप इस चीज़ को चेक करोगे। अब इसके साथ और कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं जब हमने हिस्टेरेक्टोमी कर दिया। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हिस्टेरेक्टोमी? इसमें यूट्रस रिमूव हो जाते हैं सर, मतलब। ठीक है, आर यू श्योर? रिमूवल ऑफ यूट्रस यूट्रस। इज कॉल्ड एज हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपको टोटल हिस्टेरेक्टोमी दिया है या फिर रेडिकल। ठीक है। तो जब भी टोटल की बात होगी तो पूरा का पूरा एंटायर यूट्रस एंड सर्विक्स ये रिमूव हो जाएगा। अगर ये रेडिकल है, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ? मान लो कि किसी एक ऑर्गन में कोई सर कैंसरस रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो एंटायर हम यूट्रस सर्विक्स को नहीं निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब हिस्टेरेक्टोमी के रीज़न बहुत कुछ हो सकते हैं। सो दीज आर कॉमन डीएक्स, दीज आर द मेडिकल कंडीशन जिस पे हम ये करते हैं। तो जब हम यूट्रस को रिमूव करेंगे तो डॉक्टर वहाँ पे क्या क्या अप्रोच लगा सकता है, हाउ ही विल डू दैट सर्जरी। सो या तो एब्डोमिनल होगा, या तो वेजाइनल होगा, या तो लेप्रोस्कोपिक होगा, या तो रोबोटिक होगा। सो व्हेन ही इज अप्रोच, अप्रोच का मतलब क्या हुआ? कौन सी टाइप की सर्जरी, मतलब कैसे हाँ, सर्जरी परफॉर्म की गई है। हाँ एक्टमी कर रहा है। एक्टमी मतलब सर्जिकल रिमूवल। सो वो इंसीजन कहाँ से लगा रहा है? नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ ही इज डूइंग लेप्रोस्कोपिक, सो दैट मीन्स एक स्मॉल इंसीजन से उसने परफॉर्म कर दिया है। अब उसके बाद जो रिकवरी टाइम होता है ये फ्यू वीक से लेकर के सेवरल वीक तक जाता है। तो हमने अभी डॉक्यूमेंट में ग्लोबल पीरियड पढ़ा, वो यही चीज़ बता रहा है कि वंस सर्जिकल थिंग्स इज परफॉर्म, सो पेशेंट उसके बाद मेनली ये सब मेजर प्रोसीजर होते हैं जिनमें 90 दिन का ग्लोबल पीरियड होता है। सो इन बिटवीन दैट इफ पेशेंट इज़ कमिंग, सो उसकी सर्विसेज कवर्ड होंगी। ठीक है। इतनी यस बातें सर। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो फिर ये चीज़ जो है आपकी वो समझ में आ जाएगी। अब जब भी याद रखना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है जो अभी वंदना मैम भी बार बार कह रही हैं कि चैप्टर 15 जो आईसीडी का, ये चैप्टर 15 होता है। आईसीडी में टोटल कितने चैप्टर हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स इन आईसीडी?
टोटल आईसीटी में कितने चैप्टर हैं? ये आप लोगों को आपके ज़बान पे याद होना चाहिए। Yes, sir. हाउ मेनी चैप्टर्स? 11. आर यू श्योर? 27 chapters. 27. आपके पास बुक है अभी? ये देखो, Yes. ये देखो, आप चैप्टर देखो। चैप्टर पहला, ठीक है, इन्फेक्शियस पैरासिटिक, जिसमें कि सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। देन न्यूप्लाज्म होता है, देन ब्लड फॉर्मिंग डिसऑर्डर, देन एंडोक्राइन, देन मेंटल बिहेवियर, देन नर्वस सिस्टम, देन आई एडनेक्सा, then ear mastoid, then circulatory, then respiratory, then digestive, then skin, then musculoskeletal, connective tissue, genitourinary, then 15 chapter। ये आया? Yes, sir. 15. then 16 आया कि Yes, आफ्टर sir. प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड होता है, जो कि मोस्टली बच्चे से रिलेटेड होता है। then congenital, then sign symptom, then injury, then external cause, factor influencing। तो टोटल चैप्टर हैं, एक और चैप्टर इसमें ऐड हो गया है रिसेंटली, दैट इज़ चैप्टर 22। सो वो कह रहा है कि चैप्टर 15 अगर आ रहा है, इससे रिलेटेड कोई कोड आ रहा है, तो ये बाकी चैप्टर जिन जो भी हैं इन सब पे ये सुपरसीड कर जाएगा। सबसे पहले हमें इसके कोड देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? रीज़न समझ में आ गया? चैप्टर 15 प्रायोरिटी कोडिंग, वाई? टेल मी। तो पहले आ रहे हैं ना, उसके बाद ही आ रहे हैं सारे। नहीं, क्यों? वाई वाई वाई? सर इसमें प्रेगनेंसी वगैरह कॉम्प्लिकेशंस रहती है इसीलिए। हाँ, क्योंकि प्रेगनेंसी, कोई पेशेंट को अगर इंजरी हो रही है तो उसका जो ट्रीटमेंट लाइन होगा या फिर उसका जो भी प्लान ऑफ केयर होगा, इफ पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट और वहाँ पे कोई ऐसी मेडिकेशन चल रही है जो कि मैटरनल केयर पे उसने अफेक्ट कर दिया, तो अब मान लो कि किसी का अगर जो है एक मेडिसिन ले रहा है जो कि उसकी ब्लड थिनर की है या फिर कार्डियोवैस्कुलर है, वो मेडिसिन अगर अफेक्ट कर दी मैटरनल केयर को, तब सो दैट द रीज़न कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट नाउ व्हाट काइंड ऑफ, जब आप यहाँ पे केयर करोगे तो फिर प्रेगनेंसी को ध्यान में रख करके। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, डन। अब एनाटॉमिकल पार्ट पे आ जाते हैं। सो हमारा जो सेंट्रल ऑर्गन होता है दैट इज़ यूटेरस, ओके। Yes, sir. अब यहाँ पर आप अगर एनाटॉमिकल पार्ट को समझ जा रहे हो, अब क्वेश्चन में वो आपको जो भी पूछे उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। तो पहले ये 4 मेन एनाटॉमिकल ऑर्गन के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ जो प्रोसीजर आप देखोगे दैट विल रिलेटेड टू यूट्रस एंड ओवरीज एंड ट्यूब। सो देर आर 2 ओवरीज एंड 2 ट्यूब्स, ठीक है। यस सर। तो ये वाला तो जो पार्ट होता है यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये डेवलपमेंटल पार्ट है। एंड ओवरीज एंड ट्यूब दीज आर कनेक्टेड टू द यूटरस, ठीक है। Yes, sir. नाउ यहाँ पे जो ये वाले टर्म दिख रहे हैं आपको, दीज टर्म्स, ठीक है, इन टर्म को अभी आप याद रखना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप देखना, ठीक है। नाउ ओवरीज ट्यूब कनेक्टेड टू द सर्विक्स एंड वल्वा, ठीक है। सो बहुत से ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो कि यहाँ पर भी परफॉर्म होते हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ओके। अभी हम इसको क्वेश्चन के रूप में समझते हैं।
अब यहाँ पे जो ये दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, बर्थोलिन एंड स्कैनी ग्लैंड्स, ठीक है। सो कुछ प्रोसीजर होते हैं जो इस ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। ग्लैंड में इन्फेक्शन की चीज़ें हो सकती हैं। सो आपका यहाँ पर जो गाइडलाइन यूज़ होती है प्रेगनेंसी की, ठीक है, उसके पहले आ जाता है जेनाइट्रो यूरिनरी। सो दैट मीन्स कि ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे और यहाँ पे बोथ विल बी द सेम, बट दिस इज नॉन प्रेग्नेंट फीमेल कंडीशन एंड हियर during the pregnancy. Now the common DXs might be excessive frequent menstrual bleeding. अब ये जो टर्म ऐसे दिया हुआ है, टर्म विल बी ऐसे आएगा और आपको उसके कोड निकालने होंगे। देन अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कोडिंग रूल आ जाता है। यू हैव टू ऑलवेज चेक फॉर ट्राइमेस्टर। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ट्राइमेस्टर? सर लास्ट थर्ड 3 मंथ्स प्रेगनेंसी के। राइट। सो टोटल 37 वीक जो आइडियल होता है आउटकम फॉर डिलीवरी। सो इस वीक को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन देखना, इसको बहुत ही घुमा फिरा के पूछते हैं और यहाँ पर ट्राइमेस्टर की भी कोडिंग होती है। जैसे कि देखना, ये Z3A, ठीक है, ये होता है वीक ऑफ जेस्टेशन का। तो वीक ऑफ जेस्टेशन अगर 14 वीक से कम 0 डेज का है तो इसके सामने एक टर्म आ जाएगा, दैट आई विल शो यू, ठीक है। और जब डिलीवरी हो गई तो फिर ये Z37 हो जाता है और 7 कैरेक्टर बताता है कि फीटस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ कॉमन प्रोसीजर्स हैं जो कि इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं। जैसे कि हो गया आपका हिस्टेरेक्टोमी टाइप। अभी मैंने आपको समझाया था कि वहाँ पे आपको देखना होता है कि अप्रोच क्या है और कंप्लीट हुआ है, टोटल हुआ है या रेडिकल हुआ है। अगर आप इसने बोल दिया TAH या SBO, तो SBO का मतलब होता है सल्फिंगो ओपेरेक्टोमी और TAH का मतलब होता है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। दोनों में क्या जा रहा है? हिस्टेरस जा रहा है। अप्रोच आपकी अब्डोमिनल, वेजाइनल, लेप्रोस्कोपिक या एंटायरली लेप्रोस्कोपिक है। यहाँ पे जो ग्लोबल पैकेज होता है वहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी प्लस इसके बाद कब तक पेशेंट को हम जो है केयर दे सकते हैं, ये भी आप क्वेश्चन देखोगे तो ये और बेटर समझ में आ जाएगा। वेदर पेशेंट की डिलीवरी आइदर दिस टाइप आइदर दिस टाइप, या फिर ये हो सकती है कि पहले, एंड दिस इज़ वेरी रेयर थिंग्स, इफ़ अ पेशेंट गॉट सिजेरियन डिलीवरी एंड आफ्टर दैट इज़ गॉन फॉर सेकेंड बेबी में वेजाइनल, ये बहुत ही रेयर होता है। और अगर इस तरह का टर्म कोई दिख रहा है सो यहाँ पे कोडिंग बदल जाएगी, ठीक है। आप देखो जैसे 59400 फॉर वेजाइनल डिलीवरी, देन 595110 फॉर सिजेरियन। अगर यहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी हो गई, उसके पहले सी सेक्शन वाली हुई है, देन यू विल कोड 510 की जगह 610। और सिजेरियन आफ्टर अटेम्प्टेड, ये दिस वन, फिर उसके बाद ये जैसे थर्ड बेबी हो गया। सो दिस आर द कॉमन थिंग्स। सो इन दिस सर्विस कुछ SCPCS लेवल के भी जो है कोड जाते हैं जो कि आप ये देख सकते हो, वो पहले ही बता देगा दीज आर द मेडिकेयर पेशेंट।
पैप स्मेयर का टेस्ट होता है, ठीक है। सो पैप स्मेयर टेस्ट के बारे में हम लोग को पता है, डू यू हैव एनी आइडिया? विद द पैप स्मेयर हम बहुत सी बीमारियों को पहले ही पता कर सकते हैं, ठीक है। सर ये होता तो है सर, फार्माकोलॉजी में भी हाँ, होता है। ठीक है। जैसे कि कोई, प्रेगनेंसी वगैरह के लिए चून हाँ, पैप स्मेयर टेस्ट होता क्या है? एक, वेजाइनल जो भी होता हाँ, है उससे करते हैं सर, स्मीयर जो भी हाँ, disease इसमें होते हैं। जैसे हम एक किसी का अगर जो है सलाइवा ले करके सलाइवा को टेस्ट करें, लाइक द वे यू नो सर्विक्स से सर्वाइकल सेल को हम लेते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, उसकी पैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं, क्योंकि सर्विक्स इज़ द प्लेस वेयर वूम्ब होता है और वहीं पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, फीटस का। सो वो सेल क्या होती हैं कि टाइम टू टाइम वहाँ पर बच्चे का जब डेवलपमेंटल फेज चलता है, अगर उस पर्टिकुलर सेल में कोई भी प्रॉब्लम हुई, सो बेबी का डेवलपमेंटल फेज कहीं न कहीं रह जाएगा, या फिर इफ़ बेबी इज़ ग्रोइंग विद कैंसरस सेल, सो यहाँ पे जो रिस्क हो जाएगा वो मदर एंड चाइल्ड दोनों को हो जाएगा। सो दैट रीज़न दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो यूएस हेल्थ केयर में एवरी पेशेंट हुज एज इज़ मोर देन 65, इनका तो टेस्ट होता ही है। एंड बिफोर दैट एवरी इंश्योरेंस कंपनी हर एक फीमेल का एक पैप स्मेयर एंड मैमोग्राफी कराते कराते हैं, साल भर में 2 विज़िट कंपलसरी होती है। सो हाउ दिस वर्क्स, ऐसे होता है, माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है, हाँ देखो यहाँ पे इसने दे दिया ना 21 से 29 है पैप स्मेयर एवरी 3 ईयर में, और जो भी इससे इसके बीच में होते हैं ये भी एवरी 3 ईयर में होते हैं। अब ये थोड़ा सा इंश्योरेंस के प्लान पे भी डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये है कि यहाँ पे कोई, अब ये इसलिए बता रहा हूँ कि इफ़ यू गो सी अ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, सो वो आईसीडी में फिर कैंसरस वाले कंडीशन के लिए होता है। नाउ यहाँ पे जो कॉमन मॉडिफायर यूज़ होते हैं 25, अभी आप देखना, ठीक है, कैसे ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे यहाँ पे एक सिनेरियो को बनाते हैं, पेशेंट प्रेजेंट विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसर्न, मतलब जैसे कंसर्न है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, एंड आई टोल्ड यू व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट मीन्स यहाँ पे तो प्रेगनेंसी हो चुकी है, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी या कैंसर स्क्रीनिंग से रिलेटेड थिंग्स। अब डॉक्टर ने यहाँ पे इसका कंप्लेंट हिस्ट्री ये सब बताया। अब यहाँ पे हम प्राइमरी रीजन फॉर विजिट चेक करेंगे, फॉर व्हाट पर्पस पेशेंट आया। फिजिशियन एवेलुएट कर रहा सिम्टम को, ऑर्डर टेस्ट, पैप स्मेयर, अल्ट्रासाउंड कर रहा है। अब यहाँ पे जो भी इसके सिम्टम होंगे लिंक कर देगा, देन आप ICD-10 की गाइडलाइन यूज़ करो, उसके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट को मैच करो, देन यू विल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट CPT कोड, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करो, इससे रिलेटेड कोई सर्विस है फॉलोअप केयर कर दो। सो दैट मीन्स एनाटॉमिकल नॉलेज, टर्मिनोलॉजी, गाइडलाइन के बाद ही ये चीज़ें आपकी पूरी तरीके से हो पाएंगे, ठीक है। सो जो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे थे, अब उसमें आएगा क्या, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रोसीजर, लेबर और डिलीवरी, अबॉर्शन की सर्विसेज, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट। सो की स्ट्रक्चर यूट्रस, दैट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ पे
cervix uteri is the lower portion, neck connected to the vagina, external obstruction, that means ये opening हो गई. कॉर्पस यूट्राई, ये उसका बॉडी फंडस पार्ट हो गया यूट्रस का. देन फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, इससे ही हम ओविडक्ट्स, यूट्राइन ट्यूब्स या सल्फेंजेस कहते हैं. अब आप लोग को उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिला. एक क्वेश्चन था ना जहाँ पे 50 मॉडिफायर वाला, याद आ रहा है? Yes, sir. So these are the abbreviations. Got it? So any question come with oviducts, uterine tube, salpinges is term as what? Fallopian tube. ठीक है? Right? Yes, sir. सर मतलब इनमें भी मॉडिफायर्स नहीं लगेंगे, Right. मतलब मॉडिफायर 50 वाला जो बायलेटरल वाला है. हाँ, मतलब कहने का मतलब ये पहले से ही बता रहा है कि यहाँ पे हमने दोनों ओवरी कवर कर ली है, दोनों फेलोपियन ट्यूब कवर कर लिया है, क्योंकि ओके. जो ओके ये सर. किसको कनेक्ट कर रहा है, ओवरी से कनेक्टेड होता है आपका फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन से होता है यूट्रस, यूट्रस इज द सेंट्रल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है. एग से जो है, ओवरी से जो है एग प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि फीटस का डेवलपमेंट होता है. और ये एग किसके थ्रू जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जाते हैं. अब इसी फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम का मीट होता है. देन यूट्रस में डेवलपमेंटल पार्ट होता है. Okay, so that means ovary is egg producing organ, also produce hormones. So जो भी फीमेल हार्मोन्स जो कुछ होते हैं, और सर अभी प्रेजेंट नहीं हो रही क्या स्क्रीन? एक सेकेंड, क्या ये मैं बिना प्रेजेंट स्क्रीन के शो कर रहा हूँ? हेलो, स्नेहा, हाँ वेरीफाई करो, आप वेरीफाई करो. जी सर. क्या ये स्क्रीन आपको नहीं आ रही है? नहीं नहीं सर, आ रही है. अच्छा सर, मेरे में दिक्कत हो रही होगी. कब से दिक्कत हो रही है, शुरू से? नहीं अभी अभी सर 1-2 मिनट से. नो नो, आप चेक करो, आपका नेट का इशू होगा. दिस इज नेट इशू. ठीक है सर. जब भी ये इशू आए ना, आप तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाया करो, फिर से कनेक्ट कर लिया करो. वो होता है, नेट का इशू होता है. आ रहा है सर, आ गया, दोबारा कनेक्ट किया मैंने. हाँ ठीक है. सो आई वाज सेइंग द ओवरी इज द organ which produce egg and also this produce hormone also. और यहाँ से जो एग प्रोड्यूस होता है, फिर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म से मीट होती हैं, एंड यूट्रस में डेवलपमेंटल स्टेज होती है, जो भी वहाँ पे एक जाइगोट बनता है. ठीक है. एंड दीज आर द, जहाँ पे ये एंडोक्राइन सिस्टम, याद रखना यहाँ पे कुछ ग्लैंड से भी रिलेटेड पूछ सकता है. ठीक है. अगर ओवरी और फैलोपियन ट्यूब दोनों टुगेदर मिल करके यूट्राइन एडनेक्सा बोलते हैं. ठीक है. देन दीज ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड कोई अगर आपको मिल रहा है प्रोसीजर, सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारी जो अप्रोच क्या होगी अगर हम ट्रीट कर रहे हैं ट्यूबुलर मस्कुलर कैनाल को लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स. वॉल्वा से रिलेटेड ये जो अलग अलग टर्म दिख रहे हैं, इन पार्ट्स पे प्रोसीजर किस पे हो रहा है, लेबिया मेजोरा पे, माइनोरा पे,
मॉन्स प्यूबिस पे, क्लैटोरस पे या स्टुबल्स पे, किस पे हो रहा है प्रोसीजर, या बर्थोलिक ग्लैंड पे। नाउ यहाँ पे जो आईसीडी यूज़ होंगी दैट इज़ 14 चैप्टर, दैट मीन्स नॉन प्रेग्नेंट, दिस इज़ फॉर प्रेग्नेंट। अगर कैंसर वाली चीज़ें हो गई या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। अगर न्यूप्लाज्म की कोडिंग होगी तो फिर आप चेक करोगे कि न्यूप्लाज्म टेबल पे जाओगे। प्री कैंसरस कंडीशन है, सो यू विल सी, ठीक है, कि वहाँ पे अभी क्या है बिहेवियर सेल का, राइट। सो यू हैव टू ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी फॉर चैप्टर 15 यहाँ पे, क्योंकि ये एक तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाए, अगर प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, मतलब पहले से ही एक डायबिटीज़ है जो कि प्रेगनेंसी के पहले है, पता चल गया, सो यू विल कोड दिस। अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के ही दौरान हुई और ख़त्म हो गई, सो यू विल कोड दिस थिंग। यू विल नॉट कोड जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का कोड होता है। मार्क माई वर्ड, डोंट रिपोर्ट normal diabetes if a patient is pregnant. Trimester things I told you, 14 week starting from 0 days। यहाँ पे अगर ये है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर, सो दैट मीन इस वाले से लेके 28 दिन 0 दिन तक, और यहाँ से लेके अंटिल डिलीवरी तक। अगर मैं बोलता हूँ 20 week 8 2 days, so is this will be second or third trimester? Hello, जी सर। so my question is, if patient if baby gestation is 28 weeks 2 days, then this will fall under second trimester or third trimester? थर्ड। राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही समझो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये आपको देखो 14-28 याद रखना है अंटिल डिलीवरी। अब इसमें जो डेज होते हैं वो हमेशा 0 डेज ही होते हैं, ठीक है, ओके। अब ये कितने डेज तक हो सकते हैं? 0 से लेकर के 14। 7 डेज तक, क्योंकि 7 डेज का तो एक वीक बन गया ना। हम्म। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? वीक ऑफ जेस्टेशन आपको कोड करना ही पड़ता है, जो 7 कैरेक्टर बताता है सिंगल बेबी हुआ है या फिर मल्टीपल या अनआइडेंटिफाइड। अब देखो एबॉर्शन की अगर कोडिंग होती है तो 3 तरह का आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा। आइदर स्पॉन्टेनियस, इसका सिनोनिम्स है मिसकैरेज, या फिर इंड्यूस, जानबूझ करके प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, या फिर मिस्ड। सो मिस्ड विल बी always and always before 20 week, got it, always, सर ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी कोडिंग में आपको ये वाले जो कोड होते हैं, दिस इज़ यूज फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ये वाला होता है सिंगल लाइव बर्थ। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल लाइव बर्थ? बेबी डाई नहीं है, बट सही हो गया था, सही बेबी आया, एक ही बेबी आया। लाइव बर्थ का मतलब क्या हुआ? दीज आर द स्टैंडर्ड टर्म, ठीक है, जो कि मेडिकल कोडिंग में यूज़ होता है, ठीक है। अगर सिंगल बर्थ की जगह लिख दिया स्टिल लाइव, तब तो स्टिल का मतलब होता है डेड। हाँ,
ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा लाइव है या स्टिल है, कोड बदल जाएगा। हम्म नाउ अब क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं। सो एनाटॉमी में यहाँ पे फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू द इनसाइड से रिलेटेड प्रोसीजर का इन्होंने दिया हुआ है। वल्वा पेरेनियम पे कोई कॉमन प्रोसीजर हो रहा है, जैसे एब्सेस एंड ट्रीटमेंट, इंसिजन, ड्रेनेज, ठीक है, एक्सीजन हो रहा है या इन्फेक्शियस हो गया है, तो कैसे, क्रिप्टोथेरेपी से या लेजर थेरेपी से। अगर वल्वक्टॉमी कर रहे हैं तो सिंपल है, रेडिकल है, कंप्लीट है, रिपेयर का कोड है तो क्या है। इफ़ एनी प्रोसीजर रिलेट टू वेजाइना, देन हेमाटोमा का ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। देन दीज टर्म यू विल सी कॉलपॉक्सी, कॉलोफेरेजी, फिर अब यही वाले मेडिकल टर्म आ जाएंगे, पैक्सी, रैफी, ओके। अदर प्रोसीजर विल ऐसे आएंगे। सर्विक्स से रिलेटेड अगर कोन शेप टिश्यू रिमूवल है, कोल्ड लैम्प से हो रहा है या एलईलीपी, ये सब एक मेथड हैं विद द कोलोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉल्पोस्कोपी, क्या मतलब हुआ। कॉल्पो टर्म का मतलब क्या होता है। सर्विक्स का, कंप्लीट सर्विक्स की स्टडी, एग्जामिनेशन करना। ठीक है, ओके। सो सर्विक्स तक जाने के पहले, जैसे हम नहीं, हमारे एब्डोमेन में अगर हम बोले कि लार्ज इंटेस्टाइन का हम कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं, सो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द एनस, ओके, लाइक कॉल्पोस्कोपी स्टार्ट फ्रॉम वोल्वा, वजाइना, सर्विक्स। सो यहीं पर ही एक तरीके से वो ऑर्गन सिस्टम होते हैं जहाँ पे अगर पेशेंट का ये हेल्दी है, सो दैट मीन्स सी इज रिप्रोडक्टिव वूमन, इफ नॉट देन देर मे लीड टू रिप्रोडक्टिव इशू। सो दैट रीज़न दिस इज़ वेरी important थिंग्स, ठीक है। इफ दिस कोड इज, अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, सो यू विल कोड दिस। यूट्रस से रिलेटेड कॉमन प्रोसीजर क्या हो सकता है, एंड्रोमेट्रियल। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंड्रोमेट्रियल। सो सो वॉल ऑफ यू। हाँ बिल्कुल। हाँ बोले। तो यहाँ पर अब जो इसकी वॉल है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्व इसका नेचर होता है एंड्रोमेट्रियल, जो वॉल्व होती है, जो आपकी इनर, ये होती है हमारी इनर लेयर होती है। अब क्या होता है, ड्यू टू दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें एवरी मंथ चेंजेस होते रहते हैं। सो यहाँ पे देर इज़ हाई रिस्क ऑफ बीइंग हाइपरप्लासिया, पॉलिप, कैंसर, ये होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सेम थिंग जो भी इनर ऑर्गन सिस्टम हमारा है, एंड दैट हैविंग मोर देन 2 to 3 लेयर, और वो ऑर्गन सिस्टम लाइक इंटरनल, जो आपका एब्डोमेन हो गया, सो यहाँ पे जहाँ पे अब यहाँ पे तो सेल का ग्रोथ बराबर होता ही रहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। सो ये स्टडी हमारी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो वहाँ पे अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, सो बायोप्सी करना पड़ता है, या फिर अगर पेशेंट का मिस्ड कैरेज हो गया या फिर मिस्ड अबॉर्शन, सो उसके बाद वी आर डूइंग DNC, एंड सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट procedure. So what do you understand by DNC? Once a abortion or baby is, you know,
जब आउट हो जाता है तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पार्ट, कुछ बेबी का पार्ट या फिर उस वूम्ब का पार्ट या फिर उस फीटस का, वो हमारे यूट्रस में रह जाए। सो डायलेशन एंड क्यूरटिस इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर जहाँ पे सर्विस को डायलेट करते हैं, यूट्राइन की लाइनिंग को स्क्रैप करते हैं विद द मेथड ऑफ क्यूट्रेस, स्पून से होता है। और ये चीज़ यूज होता है डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट में कि कोई भी यहाँ पर आफ्टर मिसकैरेज या फिर दिस कंडीशन अगर कुछ रह गया, सो दैट मे लीड टू एनी हेल्थ इशू। सो यू हैव टू ऑलवेज चेक दिस थिंग। ओके, डीएनसी। नाउ हिस्टेरेक्टोमी के टाइप कितने होते हैं जो अभी आपको मैंने बताया। सो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी या फिर बायलैटरल सार्फिंगोफरेक्टोमी। सो दैट मीन्स टोटल में टोटल हिस्टेरेक्टोमी, देन ट्यूब एंड ओवरीज, कोड ये जाएगा। ठीक है। अब बाकी जो ये हैं TVH वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, देखो यहाँ पे अप्रोच एब्डोमेन की है, यहाँ वेजाइनल है, यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक है, यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक देन हिस्टेरेक्टोमी है। रेडिकल में मतलब कि केवल चीरा लगा करके केवल उसी ही साइड पे हम गए हैं। सो यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर दिस। और अगर यूट्रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोड फॉर यूट्रस 250 ग्राम से कम है व्हेन साइज नॉट डॉक्यूमेंटेड। ठीक है। अब हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर जो होते हैं फॉर व्हाट, हिस्ट्रोस्कोपी, सो दैट मीन्स स्टडी ऑफ हिस्ट्रोस्कोप, लाइसिस ऑफ इंट्रा यूट्राइन एडेशन, डिवीजन ऑफ इंट्रा यूट्राइन सेप्टम। ठीक है। ये दुनिया भर के। अब ओविडक्ट ओवरी से कोई प्रोसीजर हो रहा होगा, इफ दैट इज लेप्रोस्कोपिक, सो एडहेशन, एडनेक्सा, ओवेरियन, सिस्टमेक्टोमिस, लीसन, आपको केवल इन टर्म को वहाँ पे क्वेश्चन में देखना है। इफ दैट इज ट्यूबल लाइगेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्यूबल लाइगेशन? एनी आइडिया? इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मोस्टली आता है। लाइगेशन का मतलब क्या, वो सब छोड़ो बस। तो सर जोड़ना, लाइगेशन का मतलब जोड़ना है। बांध जोड़ना, देना। बाइट करना, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर बांध। जो ओवरी से फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से ओवम आता है, हमने यहाँ पे इसे बांध दिया। ठीक है। सो ये या तो फल्क्रेशन होता है, तो फल्क्रेशन का मतलब होता है हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है, या फिर हम यहाँ पे बांध देते हैं, क्लिप रिंग कर देते हैं, या कटिंग या टाइंग कर देते हैं। अगर ओवरी का कैंसर का ट्रीटमेंट होगा, सो लाइक दिस। फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रोसीजर हो रहा है तो उस साइड का रिट्राइवल या एम्ब्रियो का इम्प्लांट। अब मैटर्निटी केयर और डिलीवरी वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे जब से पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ है, फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टिंग, और ये 13 विजिट तक लेकर के जाता है। ठीक है। कहाँ तक? जहाँ पे कि पेशेंट की हिस्ट्री, फिजिकल, रूटीन लैब, डिलीवरी का दिन, और डिलीवरी के बाद कितने दिनों का पोस्टमार्टम केयर होता है? एनी आइडिया? पोस्टमार्टम केयर डेज? यहाँ पे कितने दिनों की छुट्टी मिलती है हमारे इंडिया में? 6 महीने की छुट्टी मिलती है ना। सो आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, इतने डेज तक का ये होता है आपका पोस्टमार्टम पीरियड होता है। तो कॉर्पोरेट में भी मिलती है सर छुट्टी? हाँ, 6 महीने की, 6 महीने की कंप्लीट मिलती है। ओके।
और सैलरी कितनी है सर? हाँ 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 हाँ, सैलरी कंप्लीट मिलती है। बट ये होता है कि व्हेन समवन इज़ कंसीविंग प्रेगनेंसी, सो बिफोर दैट दे हैव टू टेल। सो प्रेगनेंसी के बाद का 6 महीना, और जब से किसी ने अप्लाई किया हुआ है वो टोटल डेज, जैसे कि अगर बोला किसी ने कि मुझे 6 मंथ में उसके बाद कॉम्प्लिकेशन है, सो कंपनी किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि तुम्हें काम करना ही करना है। सो प्रेगनेंसी के बाद का 6 महीना और उसके पहले का, ये टोटल पेमेंट मिलता है। बट ये है कि डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होता है कि नाउ हम्म। आई एम प्रेग्नेंट एंड आई एम नॉट, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ वाली बात होती है ना, तो रूल होता है। सो दैट अच्छा। रीज़न लड़कियों से जो भी मैरिड होती हैं, सो इंटरव्यू में दे यूजली आस्क व्हेन वी आर गोइंग टू ज्वाइन एज मेडिकल कोडर। सो ये एचआर पूछते हैं, डू यू हैव एनी प्लान। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट जो कि 1 साल बाद या 6 महीने में आने वाला है, इफ़ समवन इज़ 4 मंथ 3 मंथ प्रेग्नेंट, सो जैसे काम शुरू होगा, सी विल बी ऑन हिज डिलीवरी फेज, सो कैसे चीज़ें एक्सिक्यूट होंगी। अब ये बहुत ही बड़ा एक इशू हो जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे जो ग्लोबल पैकेज होता है, ये चीज़ अब ये कैसे कोड में आएगा वो तब आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट में लिख रहा है कि वेजाइनल डिलीवरी हुई है, सो यू विल कोड दिस थिंग। सिजेरियन हुई है, सो यू विल कोड दिस। अगर पहले इसकी सिजेरियन हुई है अभी वेजाइनल हुई है, यू विल दिस थिंग। अगर पहले सिजेरियन हुई फिर उसके बाद वेजाइनल डिलीवरी अटेम्प्ट की गई बट डिलीवर हुआ सिजेरियन से, ये कोड तो समझना कि नॉर्मल चीज़, दिस इज नॉट नॉर्मल। एक बार ये वाली डिलीवरी हो गई, सो ऑलवेज हेल्थ केयर सिस्टम कहता है कि अगेन सिजेरियन विल, बट अगर ये हो गई तो फिर कोड बदल जाएगा। ट्विन है, वेजाइनल, सो ट्विन का कोड ये हो गया, वेजाइनल का कोड ये हो गया। ट्विन है सिजेरियन, तो कोड ये हो गया। वन वेजाइनल, वन सिजेरियन, देन दिस। सो मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं। अब जैसे इसमें इन सर्विसेज में ग्लोबल पीरियड नहीं शामिल होता है, जैसे एमिनेटो सिंथेसिस क्या होता है ये, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग। स्टडी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। लेयर होती है सर, ये क्या हाँ सैक होता है, सैक। हाँ ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि जो आप हाँ, एमनियोटिक के अंदर होता है जो राइट फीचर्स राइट। अब प्रोटेक्ट करने का मदद करता है। इसको याद रखना, अभी आपकी जो रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सर्विस होंगी, इनसे बहुत से टर्म निकल के आएंगे। ठीक है, क्योंकि बिफोर डिलीवरी दीज आर द टेस्ट परफॉर्म्ड। सो विजिट में यही सब होता है। पेशेंट का स्ट्रेस टेस्ट या नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है। सो व्हाट डू यू स्टैंड बाय दीज थिंग, दीज टू टर्म्स। कितना स्ट्रेस है? नो, स्ट्रेस का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेस का मतलब हमेशा होता है परफॉर्मेंस पे। ठीक है। तो यहाँ पे फीटल का नॉन स्ट्रेस टेस्ट कॉमन। प्रीनेटल, प्रीनेटल मतलब क्या हुआ, बिफोर डिलीवरी। प्रेगनेंसी मतलब वही डिलीवरी सर, डिलीवरी। ठीक है। डिलीवरी से पहले। हाँ, ये हम देखते हैं, जैसे नहीं होता कि बच्चा कितना, उसका अल्ट्रासाउंड करके, ठीक है, कि वहाँ पे पेशेंट की सॉरी बच्चे की जो है यूट्रस में उसकी क्या एक्टिविटीज़ है, तो वहाँ पे कैसे मॉनिटर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उससे पूछेंगे हाउ आर यू बेबी, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, अब वो बोलेगा यस ओके सर। आई एम फाइन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो जो डेवलपमेंटल फेज होता है इन फ्रॉम द, ये वीक क्यों हम बोलते हैं, सो ईच एंड एवरी वीक
developmental phase is first trimester, second trimester, third trimester. So after second trimester पेशेंट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फीटस का हार्ट रेट, ठीक है, जो कि ये बताता है कि ऑक्सीजनेशन वहाँ पे प्रॉपर चल रहा है। सो ये होता कैसे है, सेंसर लगा करके मदर के एब्डोमेन में वहाँ पे हम जो है डिटेक्ट करते हैं। अगर ये एनएसटी कम से कम 20 से 30 बार आ रही है, ठीक है, सो दैट मीन्स सही है। अगर ये इससे कम हो रही है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसीज है। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये चीज़ पता करते हैं। सो अगर यहाँ पे टेस्ट कंसीडर नॉन स्टेट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोसीजर दैट हुज कॉज इज टू फिट, मतलब कोई भी यहाँ पे कोई कॉज ऐसा नहीं है तो इसको नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ ओके। अल्ट्रासाउंड सर्विस विल बी स्टार्टेड। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अल्ट्रासाउंड? और देखने के लिए कि डेवलपमेंट कितना हुआ है बेबी का। राइट। अब यहाँ पे अब देखो, मुझे ये वाले चैप्टर पे ले जाना पड़ेगा। जो रेडियोलॉजी की सर्विस हैं ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी हो जाती हैं, देखना यहाँ पे रेडियोलॉजी की दिस थिंग, ये वाली, ठीक है, 76500 ये इससे रिलेटेड आते हैं। 76500 एब्डोमिनल एंड रेट्रोपेरिटोनियम, ठीक है। अब पेल्विस में ये आया ऑप्टिकल सर्विसेज, ठीक है, जो कि रिलेटेड होती है प्रेगनेंसी, बच्चे से संबंधित रिलेटेड, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अ कंप्लीट अल्ट्रासाउंड एग्जामिन द एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ रियल टाइम स्कैन ऑफ, देखो जब भी कंप्लीट अल्ट्रासाउंड की बात करेगा तो लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, इन सब की स्टडी होगी। एंड अपर एब्डोमिनल आयोटा इंफीरियर वेना केवा ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेटेड एब्डोमिनल एब्नॉर्मलिटी, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। अगर इनमें से एक भी ऑर्गन अगर रह गया तो सर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। सो होता क्या कि वो क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेगा कि ये सारी चीज़ें मिल करके कंप्लीट बनाती हैं, वो आपको पढ़ करके समझ करके ये चीज़ बताना होता है। तो अब देखो यहाँ पे आप देखना, अल्ट्रासाउंड का एब्डोमेन का रियल टाइम इमेज डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, या तो कंप्लीट का मतलब वो सारे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन है ना। अगर यहाँ पे लिमिटेड कर दिया, सो दैट मीन्स उसे नहीं देखना है लीवर की पोजीशन, उसे नहीं देखना है वेना केवा, है ना। ओके, तो यस सर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लोगों को यही नहीं समझ में आता कंप्लीट लिमिटेड ये कहाँ से हो गया। मेरे क्वेश्चन में तो कंप्लीट लिमिटेड का कहीं जिक्र ही नहीं है। अब देखो, अच्छा सर, क्वेश्चन में अगर सारे सारे ऑर्गन दिए होंगे तो हम लोग कंप्लीट लिखेंगे, अगर एक भी ऑर्गन छूट गया हाँ तो हम लिमिटेड को देखेंगे। राइट, बट वो सर ऐसे नहीं लिखेगा कंप्लीट लिमिटेड। हनी नहीं लिखेगा, हम सर्च करेंगे। हाँ, इसी को गाइडलाइन बोलते हैं। अब ये भी देखना सर ना कि अल्ट्रासाउंड, क्वाड्रेंट
हाँ हाँ, क्वाड्रेंट लिखा है सर, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4, 1/4। मतलब जितने ऑर्गन है उनमें से कोई 4, हाँ, जैसे देखो कि अगर हम 8, एब्डोमेन, पाँच हाँ छह ऑर्गन है, 5 6 ऑर्गन में नहीं, 8 ऑर्गन है, हाँ तो हम लोग उसमें से 2 लेंगे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा। वही और सेम सेम। फॉलो मतलब कि एक बार हो गया, दोबारा हम देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, पहले हमने देख लिया था, अब हम केवल हार्ट बीट ही सुनने के लिए आए हुए हैं, प्रीवियसली हमने देख लिया है, ये मतलब हुआ। अच्छा। अब देखो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का, यहाँ पे एब्डोमिनल आयोटा का हो गया, रियल टाइम इमेज डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीनिंग ऑफ एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म। अभी देखो यहाँ पे पेशेंट कहीं प्रेग्नेंट नहीं है, केवल ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के लिए है, याद रखना। यहाँ पे कहीं आपको प्रेगनेंसी दिख रही है? नो सर। नहीं। नहीं है ना, ये भी ओके, इन सारे ऑर्गन को देख रहा है, कंप्लीट लिमिटेड, किडनी को देख रहा है, कंप्लीट लिमिटेड। अब अगर रिलेटेड हो गया आपका ऑब्स्टिकल से, सो कहने का मतलब जो ये वाले सीरीज 67700 से लेकर के यहाँ तक जा रही है आपकी 800 तक, दिस इज़ रिलेटेड टू नॉन प्रेग्नेंट लेडी। फ्रॉम हियर अब प्रेगनेंसी के कोड शुरू हो जाएंगे। तो कह रहा है कि ये चीज़ इंक्लूड करता है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ जेस्टेशनल सैक एंड फीटस, जेस्टेशनल सैक फीटर मेजरमेंट अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशन यंगर देन 14 वीक, ठीक है, सर्वे फॉर विजुअल फीटस एंड प्लासेंटल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, जेस्टेशन सैक एंड एग्जामिनेशन ऑफ द मैटरनल यूट्रस एंड एडल्ट। इसको सिंपल सी भाषा में ये समझो, एक है बेबी तो ये कोड जाएगा, 2 हो गया तो ये हो गया। ये कह रहा है ना कि कितने फीटस हैं, ओके, अप्रोप्रिएट जेस्टेशन। अब जो ये वाला कोड जाता है, ये फीटस और एमनियोटिक या कोरोनिक सैक के मेजरमेंट के लिए। ये किसके लिए जा रहा है? फीटस विजिबल है कि नहीं है, प्लेसेंटा का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्वालिटेटिव असेसमेंट यहाँ पे हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट की जेस्टेशनल एज क्या है। देखो ये वाला भी 14 वीक के नीचे में ये वाले कोड जाएंगे, ये वाला भी 14 वीक के नीचे में ये वाले कोड जाएंगे। बट अब यहाँ पे इंट्राक्रैनियल चेक कर रहे हैं, एब्डोमिनल एनाटॉमी देख रहे हैं, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट देख रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन साइड देख रहे हैं, प्लासेंटा की लोकेशन देख रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड देख रहे हैं, उसका असेसमेंट कर रहे हैं। नाउ दिस कोड विल बी, अगर सारे एलिमेंट आ गए, ये वाले दोनों चीज़ों को जोड़ दिया। अब हम देखेंगे फीटस का ब्रेन, वेंट्रिकल, फेस, हार्ट, आउटफ्लो, ट्रैक, चेस्ट एनाटॉमी, एब्डोमिनल ऑर्गन, उसके नंबर, लेंथ, लिम्ब की कंप्लीट डिटेल, अम्बिलिकल कार्ड की, प्लासेंटा की। अब रिपोर्ट शुड डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट ऑफ एवल्यूएशन ऑफ ईच एलिमेंट डिस्क्राइब एबव रीजन फॉर नॉन विजुअलाइजेशन। अब ये वाला कह रहा है कि क्विक क्लिक करो, क्विक लुक। एग्ज़ाम तुम्हारा लिमिटेड हुआ है, अगर एक से ज़्यादा हुआ है तो फिर तुम्हें जो है ये वाला कैसे करना वो आगे आप देखोगे, ठीक है। ये वाला एग्ज़ाम ये बता रहा है कि एक से ज़्यादा एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में हम जो है चेक कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात और आ गई, अगर एक से ज़्यादा फीटस है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फीटस? वुम्ब तो एक ही है, 2 फीटस हो तो गए। बच्चे लोग होंगे सर उसमें। हाँ, तो एक फीटस की स्टडी के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट कोड जा रहा है, एक और हो गया तो फिर 59 मॉडिफायर लगा देंगे। अब यहाँ पे फिर से आ गया सवाल, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय 59 मॉडिफायर? याद होना चाहिए ना, मॉडिफायर आपके दिमाग में याद है तो क्वेश्चन बहुत तेज़ी से हो जाएंगे।
ठीक है। वाइवा में भी यही पूछेंगे क्या वो इंटरव्यू में? हाँ, तो सारे मॉडिफायर याद करने पड़ेंगे ऐसे तो। कितने मॉडिफायर हैं ये बताओ मुश्किल से। जो कि मॉडिफायर की इंफॉर्मेशन, मॉडिफायर की जानकारी ये बताती है कि आपको चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आ रही हैं, क्योंकि सीपीटी कोड लगाने के बाद मॉडिफायर लगाते हैं, है ना। चलो वो भी मैं बता दूंगा। तो देखो अभी तक की जो अप्रोच थी वो क्या थी, आपको चेक करना है। ट्रांसवेजाइनल, अगर ऑप्टिकल अल्ट्रासाउंड अप्रोच समझ रहे हो ना आप लोग, कैसे वो एग्जामिन कर रहा है, ट्रांसवेजाइनल है या एब्डोमिनल अप्रोच करके वो जो है बेबी का जो है एग्जामिनेशन। अब देखो ये जितनी बातें मैंने बोली, क्वेश्चन ऐसे आएगा, समझना। अल्ट्रासाउंड, प्रेग्नेंट यूट्रस, रियल टाइम विथ इमेज डॉक्यूमेंटेशन, फीटल एंड मैटरनल। याद रखना ये क्या लिखा हुआ है, फीटल एंड मैटरनल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एंड अप्रोच इज ट्रांस एब्डोमिनल। सिंगल फर्स्ट जेस्टेशन, अगर यहाँ पे जो है जेस्टेशन एक और हो गया, दो हो गया, तब क्या मॉडिफायर लगेगा? 59। 59, राइट, 59। और यहाँ पे देखो फर्स्ट जेस्टेशन का, एडिशनल जेस्टेशन का इन्होंने पहले ही कोड दे दिया है ना। सर 59 तो होता है डिस्टिंक्ट प्रोसीजर। तो प्रोसीजर तो सर सेम ही चल रहा है हमारा। प्रेगनेंसी तो हुई है सर दो बार। तो सर वो डिस्टिंक्ट मॉडिफायर 59 क्यों लग रहा है सर? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, कह रहा है कि कंप्लीट ईच फीटस रिक्वायरिंग री एवेल्यूएशन। अगर दो से ज़्यादा है, इनका पूरा एवेल्यूएशन चल रहा है कंप्लीट, ओके, तो वहाँ पे हमारा लगेगा। एक का देखा, दो का देखा, चलो अभी क्वेश्चन आएगा तब बस याद रखना फिलहाल कैसे। आप मुझे ये बता दीजिए डिस्टिंक्ट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है सर? डिस्टिंक्ट प्रोसीजर बार बार आ रहा है सर, हमें बार बार इसी में कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ सर, मतलब ऐसे क्वेश्चन है तो उसमें समझ नहीं आ रहा है कि हम मल्टीपल प्रोसीजर वाला लगाएं या फिर डिस्टिंक्ट वाला लगाएं। डिस्टिंक्ट 51 और मतलब 59 वाले में चलो कंफ्यूजन हो रहा ठीक है, इसको समझना। एक बच्चा है 2 साल का, उसको जो रूटीन वैक्सीनेशन का होता है ना, उसको एक वैक्सीनेशन देना है। किसी एक वैक्सीन का नाम बताओ। रेबीज वैक्सीन। ठीक है, मान लो उसे डॉग ने काट लिया, रेबीज़, और डीपीटी का भी टीका लगता ही लगता है, ठीक है। है। टीटनेस का लगता है सर बस तो। मान लो डीपीटी का है, ठीक है, डिप्थीरिया, अब ये जो कि बच्चों को लगना ही होता है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के लिए होता है। अब ये 2 इंजेक्शन लगाने हैं, और दोनों इंजेक्शन जो लगेंगे वो मसल्स पे लगेंगे, ठीक है। मतलब इनका नेचर होता है मस्कुलर पे ही जाएंगे। अब मुझे आई बताओ कि उस बच्चे पे हम दो मसल कौन से चूज़ करेंगे जहाँ पे 2 इंजेक्शन जाएंगे, एक डीपीटी का और एक जो है रेबीज़ का हो गया। टेल मी कहाँ पे ये इंजेक्शन लगेगा। सर ये सर उस पे लगेगा सर, सर एक तो आम पे लगेगा। ठीक है, उस पे लगेगा। हाँ, ठीक है। यस। हम्म। और क्यों ग्लूटीन, मतलब सॉरी, जब आम पे लगेगा तो किस आम पे लगेगा? दोनों इंजेक्शन एक ही आम पे लगेगा या फिर दोनों सेपरेट सेपरेट आम पे लगेगा? सेपरेट। सेपरेट आम पे लगेगा सर। सेपरेट आम पे। तो हो गया यहाँ पे आम, आम ही हो गया ना एक तरीके से। हम्म। जो आम है हाँ। हमारी, वो क्या है, दोनों इंजेक्शन के प्रोसीजर है, दोनों हैंड में लगने हैं, बट राइट में लग रहा है कि लेफ्ट में लग रहा है, ये हो गया आपका डिस्टिंक्ट प्रोसीजर। क्या हो गया? डिस्टिंक्ट प्रोसीजर। क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है, आम है, ठीक है। तो सर सेपरेट प्रोसीजर भी तो आता है सर। हाँ, मैं आ रहा हूँ सेपरेट पे, आ रहा हूँ मैं सेपरेट पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि रेबीज लगाया हमने राइट आर्म में और डीपीटी लगाया लेफ्ट आर्म में, कौन सा कहाँ लगाया?
सर रेबीज राइट में और डीबीटी DBT लेफ्ट। लेफ्ट। अब जब इसे आप रिपोर्ट करोगे तो RTLT एंड जो आपकी वैक्सीन है उसका कोड आप करोगे ना रिपोर्ट। यस सर। तो जब आप इसे रिपोर्ट करोगे तो ये हो गया आपका डिस्टिंग्विश। ठीक है, तो कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो आपका होता है ना, जहाँ पे कि दो ऐसी सर्विसेज उसी से ही रिलेटेड होती हैं, करना वही सेम चीज़ है, बट वहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर आ गया। अब सेपरेट का मतलब क्या होता है कि ये एक बच्चे को हमने इंजेक्शन दिया और उस बच्चे को अब हम जो है नेबुलाइजर दे रहे हैं। बोथ आर, दोनों के बीच में कोई इंटर रिलेशन दिख रहा है? नहीं। सो जब कोई एनाटॉमिकल साइट, जब कोई मेडिकल प्रोसीजर बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नेचर होते हैं, वो वाली चीज़ें होती हैं सेपरेट प्रोसीजर। और जो कि सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है, और जिनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, बट दो अलग अलग, देखो ये इंजेक्शन का एग्जांपल क्यों दिया, किसी बच्चे का जब वैक्सीनेशन होता है तो होता ये है कि दो डिफरेंट आपको क्यों देना पड़ता है, क्योंकि एक पहले से ही बच्चों की गाइडलाइन में ये चीज़ें फिक्स होती हैं, अगर आपने इससे ज़्यादा इंजेक्शन दे दिया तो बच्चे की हेल्थ पे असर पड़ जाएगा। और वैक्सीनेशन का एक प्रॉपर चार्ट होता है कि 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में ये इंजेक्शन लगना ही लगना है। तो जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा तब पता चलेगा कि एक बच्चा 5 साल तक जाते जाते क्या सारा इम्यूनाइजेशन हुआ। नाउ यू गॉट दिस पॉइंट। चलो अभी सर मल्टीपल प्रोसीजर क्या है फिर? हाँ, अब देखो मल्टीपल प्रोसीजर क्या हुआ। फिंगर है, ठीक है, ओके, फिंगर है, दोनों दो राइट लेफ्ट हैंड है, ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड है। पेशेंट जो है ट्रेवल कर रहा था, चोट लगी दोनों हाथ में और दोनों हाथ का अंगूठा कट गया। क्या हुआ? कट गया अंगूठा। अब अंगूठे में ही प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, बट अब दोनों में हुआ है, ठीक है। क्या हुआ? मतलब कि जो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है अंगूठे में, बट राइट में भी हुआ है, लेफ्ट में भी हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है, चाहे राइट करो चाहे लेफ्ट करो, एनाटॉमी तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है, बट जो वहाँ पे हड्डी है, जो वहाँ पे मसल है, वो सब तो सेम है ना। मैं कह रहा हूँ मेरे दाएं कान की एनाटॉमी, बाएं कान की एनाटॉमी, क्या दोनों डिफरेंट है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर? अगर मैं कहूँ कि पेशेंट की ओवरी से सर तो फैलोपियन, सर डिस्टिंक्ट में भी तो हमारा सेम ही एनाटॉमिकल लोकेशन हो रहा था, आपने कहा था सर आर्म आर वाले में आर में तो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, इंजेक्शन तो दोनों में ही लग रहा है। तो सर ऐसी सर्जरी तो दोनों में परफॉर्म हो रही है, थंब है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो सर तो सेम ही है बोन फिर। वगैरह तो सेम ही है ना वहाँ पे, जैसे सर आप इसमें बता ठीक है रहे हो। ठीक है। अब जो वहाँ पे आप सर्विस परफॉर्म कर रहे हो, ध्यान से फिर से इस चीज़ को सोचो, एक रेबीज का इंजेक्शन है और एक जो है DBT आपका जो है डीपीटी का है, क्या वो दोनों सेम चीज़ हैं? नहीं। डिफरेंट। नहीं। अब हुआ डिस्टिंक्ट, अच्छा, हाँ सर वो तो डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे सर सर्जरी सेम है इसीलिए ये मल्टीपल में जाएगा। अब यहाँ पे हमने कहा कि राइट और लेफ्ट दोनों क्या हैं आपके, दो डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, बट चलो ना, मैं कह रहा हूँ कि दोनों का अंगूठा कट गया है, अंगूठा कट गया, बस आपको क्या करना है कि
जो थोड़ी सी लेयर लगी हुई है उसको हटाना है और उस पर ड्रेसिंग कर देना है। सो जो डॉक्टर वहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, दोनों पे तो सेम कॉटेज, बैंडेज, इंजेक्शन, सब कुछ चीज़ें, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, हम्म बट सर मतलब इसमें कि सेम प्रोसीजर सेम एनाटॉमिकल साइट में, मतलब जितनी बार सेम प्रोसीजर होगा तो उसको मल्टीपल प्रोसीजर बोल देंगे। राइट, और उसमें सर एनाटॉमिकल साइट तो सेम है लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ, मतलब हाँ ट्रीटमेंट में वैक्सीन फर्क है। डिफरेंट यूज कर रहे थे हम। हाँ, जैसे ट्रीटमेंट मतलब फर्क है और सर्विस, एनाटॉमिकल साइट सर्विस सेम है। सर्विस के रूप में, जैसे देखो एक बच्चे, मान लो दो बच्चे, यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन है, एक दो मान लो फीटस हैं, ठीक है, एक का हार्ट बीट चल रहा है, दूसरे का हार्ट बीट नहीं चल रहा है तो दोनों फीटस, हम्म राइट। सर अब एक का हार्ट बीट चल रहा है तो उसका जब आप एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाओगे दोनों का, तो क्या यहाँ पे हैं तो दोनों फीटस ही हैं, ये भी तो कर सकते हैं, बट वहाँ पे दो डिफरेंट स्टडी क्या करी गई कि एक सर का आया दूसरे का नहीं आया, तो ये एक अलार्मिंग हुआ कि नहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ। हम्म सो जब भी मॉडिफायर 59 लगता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज होती हैं ना, वो ये चीज़ इंश्योर करना चाहती हैं, देखो ये मॉडिफायर ही अपने आप में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हेन द पेशेंट विल नेक्स्ट टाइम गो टू द एनी फिजिशियन, तो वो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखेगा ना, तो देखेगा अच्छा यहाँ तो हाई रिस्क की चीज़ें हैं, या फिर मान लो कि पेशेंट इसके बाद दोबारा आया ही नहीं और डायरेक्ट वो आता है अब डिलीवरी के समय, मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसका बीच में फॉलोअप नहीं हो पाया, अगर उसकी ये चीज़ें पहले से डॉक्यूमेंटेड थी और अगर रिस्क हो गया तो इस प्रोसीजर करने के पहले ही डॉक्टर एक चीज़ बोल देता कि देयर माइट बी रिस्क इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस, नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहले किया गया था। अब यहाँ पे पता ही नहीं, अब तो पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है ना, तो जो भी रिपोर्ट प्रोसीजर सर्विस होती हैं उसको इसलिए अप्रोप्रिएट लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट का केयर हो और जो डॉक्टर ने, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने अपनी सर्विस दिया है। देखो ये जब डॉक्टर काम करता है ना, तो इसका काम नहीं होता कि मुझे मॉडिफायर लगाना है, उसका काम नहीं होता है कि मुझे ये वाली कोडिंग करनी है, ये मेडिकल कोडर का काम है कि अप्रोप्रिएट गाइडलाइन को यूज़ करके एक्यूरेट कोड दे जिससे कि प्रॉपर रियम्बर्समेंट फिजिशियन को हो और पेशेंट का केयर मिले। नाउ यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। डॉक्टर तो ये नहीं कह रहा कि टुडे आई एम गोइंग टू डू योर लिमिटेड एब्डोमिनल एग्ज़ाम, वो ये नहीं कहेगा, ही विल परफॉर्म on the basis of medical record, you will check these guidelines, on the basis of that you will go to a conclusion. Now you got my point, अब समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो यहाँ पर जो अप्रोच है आपकी ट्रांस एब्डोमिनल है, यहाँ पे देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस विल ऑलवेज, ये कह रहा है, ठीक है, अगर री इवेलुएशन हो रहा है तो वहाँ पे आपको 59 देना पड़ेगा, फिर से एवेलुएशन करना पड़ रहा है तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। बट यहाँ पे अगर दो जेस्टेशन हैं, अब यहाँ पे देखो कहीं री एवेलुएशन लिखा हुआ है, देखो ये नहीं केवल सर। एवेलुएशन है ना, यस सर। ओके। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, याद रखना हमेशा पैरेंथेसिस पढ़ना पड़ता है। अब इनमें, इन दोनों में क्या अंतर है, 801 में और 805 में देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला है, उसमें सेकंड मतलब आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर। राइट। अब ये फर्स्ट या सिंगल का और ये हो गया आपका एडिशनल का, एडिशनल। तो इन दोनों कोड में क्या अंतर हुआ ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अप्रोच क्या है, देखो
ट्रांस एब्डोमिनल, ट्रांस वजाइनल। दैट्स इट। ठीक। ओके, एंड यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है वीक ऑफ जेस्टेशन? सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिखा है। ठीक फर्स्ट है, gestation। तो अगर देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो ये भी हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो ये भी हुआ, बट यहाँ पे 0 दिन से लेके 14 तक, और ये वाली चीज़ें अगर मान लो ये हो गया 13 वीक, सॉरी हाँ 13 वीक 6 डे, ठीक है, फर्स्ट में जाएगा। तब भी तो फर्स्ट है, तो कैसे आप डिसाइड करोगे इसमें इसमें? है तो ये भी फर्स्ट, है तो ये भी फर्स्ट। सर हम ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच देखेंगे ना, ट्रांस वेजाइनल। सर इसमें भी पर एब्डोमिनल दिया हुआ है नीचे। हाँ, सो यू विल ऑलवेज चेक फर्स्ट ऑफ ऑल वीक ऑफ जेस्टेशन, देन अप्रोच, एडिशनल दिस, देन यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सर अगर ट्रांस एब्डोमिनल दिया है तो हाँ, सर 813 भी जा सकता है और 801 भी जा सकता है। नहीं यहाँ पर देखना, अब रियल टाइम इमेज डॉक्यूमेंटेशन, इमेज का डॉक्यूमेंटेशन होगा, फीटल एंड मैटरनल क्या लिखा हुआ है, अच्छा फीटल एंड मैटरनल, और यहाँ पे क्या कर रहा है? खाली फीटल। ट्राइमेस्टर न्यूकल ट्रांसलूसी, पता नहीं। ठीक है, हाँ जी। मतलब इसमें मैटरनल की बात नहीं हो रही है। राइट, जच्चे हाँ। माँ बच्चा, जच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा, अप्रोच एनीथिंग। सोचो ठीक है। स्लाइड चेंज करेगा क्वेश्चन में और आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, दिमाग हिल जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 813 815 में? इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो किसमें 13 और 15 में? हाँ, सर लिमिटेड है सर, लिमिटेड। बस लिमिटेड है और कुछ और नहीं सर है। उसमें सर कंप्लीट हो रहा है ना, और भी है सर, ऐसा नहीं है। वन और मोर फीटस। और सर उसमें सिर्फ सारे देख रहे हैं, इसमें सिर्फ हार्ट बीट और ऐसे लोकेशन, फीटल पोजीशन ये सब देख रहे हैं। देखो इसमें फीटल का ये सर न्यूचल, ये क्या होता है? फीटल न्यूचल ट्रांसल्यूएंस मेजरमेंट नहीं पता? ना। सर ओके, फीटल न्यूचल ट्रांसेंसिव टेस्ट, इसमें देखो हम क्या पता लगाते हैं, जो बच्चे का अल्ट्रासाउंड आता है ना, ओके, जिसमें कि हम इससे कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, दिस वन ट्राइसोमी एडवर्ड सिंड्रोम या कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। गॉट इट? ये मेज़रमेंट करते हैं हम। अब वो चाहे ऐसे लिखे, चाहे आपका ऐसे लिखे कि एक पेशेंट आया, ठीक है, 14 वीक के पहले प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म हुआ, फॉर व्हाट पर्पस, टू नो कि कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है। सो मेज़रमेंट का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे कह रहा ना, ये मेज़रमेंट, सोनोग्राफर मेजर थिकनेस ऑफ द फ्लूइड फिल्ड स्पेस एट द बैक ऑफ बेबीज नेक, ठीक है। देन यहाँ पे अब आप देखो ये कौन से वाले वीक ऑफ जेस्टेशन के लिए बोल रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे सर 15-16 में कोई वीक ऑफ जेस्टेशन लिखा हुआ है? और 15-16 में डिफरेंस बताओ। सर ऐसे मेंशन तो नहीं है इसमें।
जरा सर पूरा 816 वाले में रीवैल्यूएशन हो रहा है। हाँ बताइए क्या डिफरेंस है 15 16 में। सर 16 में रीवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, देखो बच्चे का जो डेवलपमेंटल, अब देखो ये लिमिटेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बच्चे का हार्ट बीट, प्लासेंटा की लोकेशन, फीटल की पोजीशन, या फिर क्वालिटेटिव एमनोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वीक ऑफ जेस्टेशन भी देना पड़ेगा। तो पहले वीक की चीज़ें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही सीवियर होती हैं, तो उसके लिए सेपरेट है। उसके बाद ये कब हो रहा है, वो पेशेंट के वीक ऑफ जेस्टेशन पे। तो देखो इसके बाद इसका फॉलोअप हो रहा है, रीएवेल्युएशन जैसे होता है ना बच्चे का तीसरे महीने में, फिर उसके बाद चौथे महीने में। ठीक है, ये दोनों में Yes. अंतर है। ये एक से एक है या ज़्यादा है चलेगा, बट ये वाली चीज़ें आपकी किस पे है, एक बच्चे में और यहाँ पे अप्रोच देखो केवल केवल ट्रांस। ट्रांस एब्डोमिनल। Abdominal. इसके लिए कोई क्या जो है अप्रोच मायने रखती है, नो सर। नॉट एट ऑल। नहीं. अब 17 क्या कह रहा है, अल्ट्रासाउंड, प्रेग्नेंट यूट्रस, रियल टाइम इमेज, सर अप्रोच चेंज है। है ना, अप्रोच चेंज हो गई ना, गॉट इट। यस सर। देखो कितना छोटा छोटा डिफरेंस है ना। अब अभी जो मैं आपको कह रहा था नॉन स्ट्रेस स्ट्रेस, ये तो बिल्कुल से अलग ही हो गया ना, कि इसके बेसिस पे पता चलेगा कि हाई रिस्क है कि नहीं। अब ये मुझे बताओ, अगर किसी को था हाई रिस्क और उसने ये कर दिया, तो अब क्या होगा। सर चेंज हो जाएगा ना, तो सर पूरा कोर्स। अब जो हम वहाँ गाइडलाइन पढ़ रहे थे, देखो फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या मतलब हुआ, तो डेवलपमेंट कैसा हुआ है बच्चे का, हाँ। क्या क्या डेवलपमेंट फीचर्स आए हैं. तो सेकंड और एडिशनल फीटस के ये शुड बी रिपोर्ट, इसके साथ आपको मॉडिफायर ये देना पड़ेगा। आप समझ में आया, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट पर फीटस के लिए ना, एक के लिए है, बट वहाँ पे तो देखो बहुत ये चीज़ें रेयर होती हैं। ऐसा नहीं कि हर मदर के वूम में ट्विन फीटस हो या फिर एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन। सो ये लगाते ही पता क्या चल जाएगा, अच्छा एक से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे डॉपलर ये टेस्ट हुआ है सेरेब्रल आर्टरी का, या वहाँ पे केवल बेबी का इकोकार्डियोग्राफी। देखो जब भी ये वाली बात होती है तो यहाँ पे देखो केवल लिखा हुआ फीटल, फीटल मतलब एक एक एक, समझ रहे हो। जब फीटस हो जाएगा, ठीक है, तो फिर दो। तो इसमें यही चीज़ है, बच्चा एक है दो है, एक है दो है, एक है दो है। ठीक है, अगर केवल और केवल ये चीज़ें आपने देख लिया ना, अब देखो अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन ऑब्स्टिकल है, तब कोड सीधे बदल जाएगा, अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल। ठीक है, सलाइन इन्फ्यूज़न ये अलग हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड पेल्विक कंप्लीट बदल जाएगा। ठीक है, यह लिमिटेड टाइप का। अब आप देख रहे हो कैसे ये चीज़ें बदल रही हैं। यस सर. अब आपको एक छोटे से टॉपिक पे देखा आपने, कितना आपको जो है डिटेल में देखना पड़ा। अब उसके बाद कोई ये वाली सर्विस हो गई SCPCS की, या मॉडिफायर हमने दे दिया, दैट्स इट। बर्थोलिन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसीलिए समझो कि मेडिकल टर्म तो आप हमेशा पढ़ते जाओ। मेडिकल टर्म पता रहे, देन यू विल डू easy way, like the way
we have completed this topic. Yes. Got it? Yes, sir. So shall we continue या फिर that's it for today? सर सही है, आज के लिए कल क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, अब मैं सारे क्वेश्चन आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, अब आप Okay, sir. सारे क्वेश्चन करो लाइन से। ठीक है, हाँ और वीडियोस कल की भी मैंने डाल दी, उसके पहले की भी डाल दी हैं। हाँ द जी, मोर क्वेश्चन यू विल डू, ठीक है, अब देखना रेडियोलॉजी के ज़रूर करना, क्योंकि उसी में ये आएगा प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। बस ये ध्यान रखना है कि सर जिसमें भी प्रेगनेंसी वाला आएगा तो पहले ही कोड हमें उसको लीड करना है। हाँ ठीक है, अभी मैं हाँ आईसीडी भी सिखाऊंगा। देखो जब प्रोसीजर समझ में आ जाता है ना, तो प्रोसीजर में मल्टीपल थिंग्स होती हैं। किसी भी प्रोसीजर रिपोर्ट में डायग्नोसिस बोलेगा, हेल्थ केयर की सारी सर्विसेज का, कुछ टर्म कंडीशन। सो इससे क्या है ना, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पता चलता है कि नहीं? अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पता चलेगा, जैसे उसने यही बोल दिया कि पेशेंट को हमने जो है कॉर्पस यूट्राई पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया है, तो अब एनाटॉमी पे चले जाओगे, अब यहाँ पे एक प्रोसीजर है, भाई क्या प्रोसीजर है, ठीक है? तो अब आईसीडी भी आपको बेटर समझ में आएगी। तो आप लोग कह रहे थे ना क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए पढ़ाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वंस यू विल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशन, द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू लीड अ कोड फॉर प्रोसीजर सर्विसेज, तो उससे रिलेटेड जो डायग्नोस्टिक पार्ट है वो तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। Yes, sir. सो ये अप्रोच मैं उन लोग के साथ अप्लाई करता हूँ who's having better clinical knowledge, है ना? Okay, sir. ठीक सर ये है। मेडिकल राइटर्स क्या होते हैं? मेडिकल राइटर्स वो होते हैं जो पेशेंट के हेल्थ के स्टेटस पे ये बनाते हैं। मान लो कि किसी पेशेंट का एक कंप्लीट प्रिवेंटिव एग्ज़ाम हुआ, 12 ऑर्गन सिस्टम में से 4 ऑर्गन सिस्टम में कुछ इशू आई, तो वो यही कर देंगे कि इसको अस्थमा है, इसको ये वाली प्रॉब्लम है, पेशेंट की एज ये है, इसका लंग का वॉल्यूम सही है। तो वो जो क्लिनिकल टर्म्स होते हैं ना, वो लिखते हैं, वो होते हैं मेडिकल राइटर्स। समराइजर्स भी वही होते हैं सर? हाँ, मेडिकल राइटर समराइजर्स यही होते हैं। जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी अपनी प्लान बेचती है, तो वो कहती है ना कि वी आर कवरिंग सच काइंड ऑफ प्लान वेयर पेशेंट विल गेट, इफ़ अगर वो बीमार हो जाता है कैंसर से संबंधित, तो कोई पर्सन रहेगा वो कहेगा मैं तो प्रिवेंटिव सर्विस लेना चाहता हूँ, तो कहेगा कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी टेस्ट रिपोर्ट हमारे प्लान में शामिल हो जाओगे, तो हम तुम्हारा हर 6 महीने पे प्रिवेंटिव सर्विस कराएंगे। तो प्रिवेंटिव सर्विस कराएंगे, टेस्ट निकल के आएगा, तो कोई एक पर्सन होना चाहिए ना जिससे ये समझ में आए कि हाँ यार रिस्क है, रिस्क नहीं है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, नहीं है। तो वहाँ पे मेडिकल कोडिंग का नॉलेज से मेडिकल समराइजेशन वाले लोग अपना बेटर आउटपुट दे सकते हैं। अच्छा सर, जैसे मेडिकल कोडिंग या फिर मेडिकल राइटर्स में से सिर्फ फार्मेसी वाले आते हैं या फिर और कोई जैसे ये बीएससी वीएससी वाले भी आते हैं? एनी पर्सन हु नोज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी एनाटॉमी बेटर है, क्योंकि वो 12th के ही बेसिस पे चीज़ें होती हैं। हाँ कोडिंग में भी? हाँ हाँ, इस सर्टिफिकेट मतलब ये जो करने के लिए आपकी बस डिग्री 12th होनी चाहिए। जैसे सीपीसी करने के लिए 12th होनी चाहिए? बट अब Sir. हाँ इंडिया में, बट अब ग्रेजुएट मांगने लगे, थोड़ा ग्रेजुएशन पे इंसान मैच्योर हो जाता है ना। हाँ जी, अच्छा। बट पहले क्या होता था कि आज भी बहुत सी कंपनीज हैं वो अंडर ग्रेड को भी लेती हैं, जैसे फाइनल ईयर में है या डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। अच्छा। मेडिकल टर्म्स ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी फॉर्मल एजुकेशन इंडिया में थोड़ी होती है। अब तो बहुत मैंने साइनोज हेल्थ पे देखा था ना लिंक्डइन में कि उनकी मेडिकल राइटर्स की वो आई थी, मेडिकल राइटर्स फर्स्ट करके था उनका कोई डोमेन। तो इंडिया में क्या है ना, अभी जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बन रही हैं, ये लोग भी यूएस का मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था। सो इन्हें भी क्या है कि हम तो इतनी दुनिया भर की सारी बीमारियां जो
रूल रेगुलेशन है यूएस हेल्थ केयर के। इंडिया में क्या होता है, वो सीधे डिजीज़ वाइज लेके चलते हैं। कुछ बीमारियां पकड़ लिया जो मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉमन बीमारियां होती हैं, ठीक है। जैसे साल भर में इंडिया के सारे हॉस्पिटलों का डेटा उठाया, ये वाली बीमारी बढ़ रही है, तो अब फ्यूचर में जैसे हम नहीं कहते कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी है, तो चलो अब कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट। अब कार्डियोवैस्कुलर की कितनी मेडिसिन सर्विसेज होंगी बताओ मुझे ज़रा। बहुत सारी सर। कार्डियोवैस्कुलर के कितने टेस्ट परफॉर्म होंगे? तो सभी आ जाएगा उसमें, फिर ईसीजी वगैरह। तो अब यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो समझो कि प्रोसीजर एंड सर्विसेज, कौन समझेगा, कौन मतलब कि इस चीज़ को कौन बताएगा, कौन समझा बेटर सकता है? तो मेडिकल लाइन से होगा। जो मेडिकल की नॉलेज है सर। ठीक है। अब जैसे बात करना है कि ब्लड वेसल का विजुअलाइजेशन होता है एंजियोग्राम में, अब जिसको यही नहीं पता वेसल्स क्या होती हैं, हम्म। समझ रहे हो आप, सर ये वाली बात होती है। सो इस ये वाले काम जो होते हैं मेडिकल राइटर समराइजेशन। पैसा तो होता है बट इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, एक्सपोजर नहीं मिलेगा। मेडिकल कोडिंग के तो डेप्थ में आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। ओके सर। सो दैट्स इट फॉर ओके। टुडे। हाँ सर, नेक्स्ट क्लासेस मतलब इस वीक की आप बता दीजिए अपने अकॉर्डिंग ना, फिर हम आपको एक बार रिमाइंड करा देंगे। हाँ, आप ट्यूसडे के बाद आप मेरे को रिमाइंडर देना शुरू कर दो। ट्यूसडे नहीं सर, आप बता दीजिए। नो ट्यूसडे को देखो, सी दिस इज फिक्स थिंग, इफ एनीथिंग अनयूजुअल देन आई विल लेट यू नो, ओके। ट्यूसडे मतलब सर 8 जुलाई। हाँ, 8 एंड हाँ 10th, ठीक है। राइट। 8 10th देन 13, ये तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हाँ 8 10 और 13 मतलब ट्यूसडे थर्सडे और संडे। हाँ, तो आप लोगों को भी एक एक दिन का समय मिल जाएगा। एक दिन हाँ पढ़ा, सर वही। क्वेश्चन किया, पढ़ा क्वेश्चन किया, और हाँ फॉलो अप तुरंत लो। द मोर यू विल टेक फॉलो, देखो इस तरीके से जो बड़े टॉपिक हैं उनमें हम टाइम ले सकते हैं। कल जैसे हमने चीज़ों को ब्रेक डाउन किया, यही जल्दबाजी होती तो मेरा क्या, मैं तो आपको जो भी पढ़ा देता, बट नहीं, क्वेश्चन आने से मतलब है ना। और आप लोग अगर 90% के ऊपर अबव स्कोर ला रहे हो, 10% जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इफ़ बिकॉज ऑफ गाइडलाइन, तो आपको मेरे क्लास के बाद यही समझना है, अच्छा ये गाइडलाइन चीज़ है, तो दोबारा कभी वो क्वेश्चन आया या उससे सिमिलर, जैसे अभी हमने वहाँ पे देखा ना जो रेडियोलॉजी सर्विसेज थी, जो प्रेगनेंसी की, कितनी गाइडलाइन है वहाँ पे, वो सोचो आपका एक क्वेश्चन ही कितना समय खा सकता है। हाँ सर। अगर किसी को गाइडलाइन नहीं पता है तो टाइम किल कर सकता है। अप्रोच ओपन है, एब्डोमिनल है, लैप्रोस्कोपिक है, या एनाटॉमिकल लोकेशन अगर पता है कि चलो फेलोपियन ट्यूब दो होती हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं, सल्फिंगो भी बोलते हैं, पूरा पूरा यूट्रस निकाल दिया, तो दिमाग में एक मतलब क्वेश्चन करो तो दिमाग में एक साइकिल चलनी चाहिए बैक इन द माइंड में। यस। ये कर लोगे तो फिर आईसीडी की चीज़ें उससे रिलेटेड डीएक्स सर्च करना है, वो तो फिर आसान हो जाएगा ना बाय डिफ़ॉल्ट। सो यस सर। वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ हाउ मेनी पार्ट्स? हाँ, ये हाँ कवर हो गया, हाफ ऑफ द पार्ट, ठीक है। अब बच रहा है आपका ये। अब यहाँ मैं शुरू करूँगा यहाँ से 10,000 से 39 तक, ठीक है। ठीक है सर। और मोस्ट प्रोबेबली वी विल कवर विद इन 2 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम संडे को मिलें तो ये कंप्लीट ख़त्म, ये कंप्लीट ख़त्म। ये मैंने आप लोग को समझाया बताया ही, फिर से इसको और समझा दूंगा। प्रैक्टिकल अप्रोच, इसकी भी प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आ जाएगी। फिर मेडिसिन की चीज़ों को दोबारा करेंगे, फिर उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पे आएंगे, ठीक है।
डन। हम्म बट ऑलवेज देखो, पहले तो आप मॉडिफायर की केवल डेफिनेशन रट लो, याद कर लो। बाकी मैं समय के साथ सी लोगों को 4-4 5-5 साल लग जाते हैं उसे समझने में। सो आप ऐसा ना सोचो कि मेरे साथ ही हो रहा है, वो है अपने आप में कठिन चीज़ें। ठीक है, ठीक है सर। सर चलो, सी यू, बाय। ओके सर, बाय।